नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल, अपना दायरा कब तोड़ेगा बाजार। जी हाँ, नीचे की तरफ हम देख रहे हैं 25,850, ऊपर की तरफ से 26,300। इस रेंज में लंबे समय से बाजार फंसा हुआ है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, आज की जो गिरावट है उसमें बाजार कहाँ से रिवर्स गियर पे आएगा, बाजार में और गिरावट आएगी या फिर यहाँ से संभलेगा बाजार। सवाल नंबर 3, अब अगर बजट को ध्यान में रखते हुए कहीं खरीदारी करनी हो तो वो कौन से सेक्टर हो सकते हैं। रेलवे, डिफेंस जैसे शेयरों में क्या करें, फर्टिलाइज़र में आती हुई रिकवरी में क्या कर सकते हैं खरीदारी। इन तमाम शेयरों के साथ साथ जो आपके भर भर के सवाल हैं उनके प्रश्नों के उत्तर भी आज के कार्यक्रम में तलाशेंगे। लेकिन सबसे पहले वेलकम करेंगे आज के हमारी विशेष मेहमान आस्था जैन जी का। आस्था मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए। विजय जी के सवाल के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। कह रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, और एक्सिस बैंक में जानना चाह रहे हैं फ्रेश एंट्री के लिए। तो एक्सिस बैंक और वारी एनर्जीज दोनों ही आज ट्रेंड में है, तो एक्सिस बैंक का प्रश्न का उत्तर मैं आस्था मैम से जानना चाहूँगा। मैम, आज इस तरह की गिरावट है, क्या करना चाहिए। वारी के लिए मैम, माला मैम, आप जो है चार्ट्स देख लीजिए। आस्था मैम, पहले आपसे जानना चाहेंगे एक्सिस बैंक में अभी क्या करना चाहिए, जिस तरीके से ये ऊपर से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी। 2% के आसपास, नहीं 4% के आसपास की गिरावट जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी मैम। जी बिल्कुल विपुल जी, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा आप लोगों का ये प्रोग्राम था जो भी मैं अभी विजुअल्स देख पा रही हूँ। और अंबाला मैम को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, कांग्रेचुलेशन। बहुत अच्छा अचीवमेंट है। और देखा जाए तो देखिए विपुल जी, ये इस तरह का जब आप प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं तो ये बहुत बड़ा एक मोटिवेशन होता है, ना सिर्फ ऑर्गेनाइजर्स के लिए बल्कि जो एनालिस्ट कम्युनिटी होती है उनको भी एक बड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो बिल्कुल बहुत सराहनीय काम ये आपने किया है और उसके थैंक यू लिए मैम, आपको काफी काफी शुभकामनाएं। थैंक देखिए एक्सिस बैंक की हम यहाँ पे बात करें तो एक्सिस बैंक अभी थोड़ा सा वीक लग रहा है। अनडाउटेडली आज का मूव जो आया है वो उसे वीकनेस की तरफ ही धकेल रहा है। अब ये जो नेक्स्ट लेवल जिसकी तरफ ये मुड़ने की कोशिश कर रहा है वो 1200 तक है। 1230 तो चल ही रहा है, तो हो सकता है कि ये 1200 तक भी जाए। लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना है। शॉर्ट टर्म में ये मानते हुए कि थोड़ी वीकनेस और आएगी, पेशेंटली होल्ड करिए। तो जैसा मैंने बोला 1210 से 1220, 1210 से 1200 का जोन एक क्रूशियल जोन है जहां तक ये बिल्कुल जाने की कोशिश कर सकता है ऑन द डाउन साइड। बट लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स बिल्कुल इसमें होल्ड कर ले पोजिशंस को, और जो होल्ड करेंगे उसमें थोड़ा सा स्टॉप लॉस भी मैं डीप दे रही हूँ, क्योंकि क्या है मार्केट्स वॉलेटाइल है, छोटे मोटे स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होने के चांसेस रहते हैं। और एक्सिस बैंक जैसा काउंटर ऐसा है कि इसमें मैं नहीं चाहती कि छोटे मोटे स्टॉप लॉस ट्रिगर करा के लॉस बुक करे, क्योंकि अल्टीमेटली बढ़िया लॉन्ग टर्म स्टोरी, बढ़िया बैंक है और बैंकिंग में हम वैसे भी पॉजिटिव है। तो 1160 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें लंबी अवधि के लिए बने रहे। छोटी अवधि में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, बट जो भी यहाँ पे ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं तो डेफिनेटली ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से इन्होंने इस काउंटर को लिया होगा, तो वो इसे इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर लिया अगर लॉसेस आ रहे हैं। कहने का अर्थ ये कि लॉसेस बुक ना करे और इसमें अपना एक होल्डिंग कंटिन्यू ये करे। मतलब जो सवाल था उनका मैम वो फ्रेश एंट्री को लेकर के था, क्या इस गिरावट में खरीदारी की जा सकती है और नीचे जाने का वेट करें। देखिए जैसा मैं यहाँ पे एक अंदाजा लगा रही हूँ, 1210 1200 का जोन मुझे लगता है कि एक बार अगर एंट्री भी करनी है तो अभी ना करे, एक बार 1200 के आसपास आ जाता है और वहां पे अगर ये वापस से रिबाउंड होता है तो फिर एक फ्रेश एंट्री के लिए भी बढ़िया कैंडिडेट हो जाएगा। फ्रेश एंट्री अभी ना करे, आने दीजिए एक बार 1200 के आसपास, फिर इसमें कुछ एक डिसीजन लीजिएगा। अभी तो फ्रेश एंट्री के लिए रुक जाए। चलिए ठीक है, फ्रेश एंट्री के लिए अभी रुक जाइए। मैम, सेम सवाल वारी एनर्जीज को लेकर के था, क्योंकि इनके दोनों सवाल थे। फ्रेश एंट्री के लिए मौके तलाश रहे हैं, काफ़ी प्रेशर में रहा है और वारी एनर्जीज हो या बाकी पावर सेक्टर में भी प्रेशर रहा है। अभी क्या टिप्पणी रहेगी आपकी। देखिए वारी अभी थोड़ा सा और प्रेशर को फील करेगा। आई वुड से कि अभी फ्रेश एंट्री करने के लिए कम से कम सिंपल सा स्टेटमेंट है मेरा कि 2500 का वेट करिए। पुल बैक्स में इंपल्सिव बाइंग मत करिएगा। आपको इन्वेस्टिंग के लिए आप ढूंढ रहे हैं तो 2500 का जो प्राइस है वो आपको एक बेटर प्राइस टू अर्निंग रेशियो वाले प्राइस पर मिलने वाला है। करंटली 400 रुपए और गिर सकता है यहाँ से पॉइंट वाइज, तो आप वेट करिए एक बेटर प्राइस का। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि यहाँ से हो सकता है, इनफैक्ट चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि 3100 3250 के आसपास जाए, बट
व्हेन यू आर एन इन्वेस्टर यू शुड लुक फॉर अ बेटर बाइंग। तो यहाँ पर 2,500 पर आपका एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड बनेगा, लेकिन अगर आप अभी लेते हैं तो आपका रिस्क ज्यादा है। सो माय सजेशन, वेट फॉर अ बेटर प्राइस प्लीज। वेट फॉर अ बेटर प्राइस, ये सलाह आपके लिए है। तो उम्मीद करते हैं दोनों ही प्रश्नों पे आपको उत्तर मिल गया होगा। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं, और अगला प्रश्न जो हमें भेजा गया चैट पे हमारे पास आया हुआ है वो सर अंबाला मैम नीवा बुपा को लेकर के आए। नीवा बुपा में आज अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और स्ट्राइकर जी हैं ये हमारे दर्शक, कह रहे हैं नमस्ते सर, नीवा बुपा पे डब्लू पैटर्न बना है एंड पार्लियामेंट में बिल भी है आज इंश्योरेंस को लेकर के, क्या मुझे खरीदना चाहिए? तो आज ये बात सही है कि आज जो है ये बिल पेश होना है, और सुबह से ही यहाँ पर मोमेंटम बना हुआ है। मैम 70 रुपये का शेयर है, क्या रिस्क लिया जा सकता है नीवा विपा हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के? आज 3% की तेजी भी है, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? यस, एक थोड़ा सा तो रिस्क लेना बनता है एंड आस्था स्पेसिफिकली मैम से सवाल था, चलिए ठीक है, चल कोई बात ओके नहीं, प्लीज चलिए आप प्लीज कंप्लीट कर लीजिए, प्लीज। कंप्लीट कर लीजिए, ठीक नहीं, है दैट्स फाइन। कंप्लीट कर लीजिए, आपने शुरू किया जी। ओके, थैंक्स। देखिए, एक छोटा सा रिस्क लेना तो बनता है, स्पेसिफिकली जब आपका रिलेटिव, खैर टेक्निकल्स में या फिर फंडामेंटल्स में नहीं जाते, लेट्स टू बी स्पेसिफिक। हाँ, यहाँ पर 73.50 के स्टॉप लॉस के साथ एक 80 से लेकर के 85 की प्राइस को चेस किया जा सकता है, जिसमें कि हमारा जो व्यू होना चाहिए वो लगभग 4 वीक्स का ही होना चाहिए। तो हम इसको कंटिन्यू ले सकते हैं, अभी खरीद सकते हैं, ठीक है सर स्ट्राइकर साहब, खरीद सकते हैं आप। मैम पंजाब एंड सिंध बैंक, आस्था मैम आपसे जानना चाहेंगे, लॉन्ग टर्म व्यू के लिए ये जानना चाह रहे हैं। 44 रुपये पे इन्होंने लिया हुआ है पंजाब एंड सिंध बैंक, और ये जानना चाह रहे हैं क्या अभी यहाँ पर बने रहना चाहिए, लॉन्ग टर्म का व्यू है, सेल करें, होल्ड करें या फिर एवरेज? सेजल राउत साहब हैं, वो आपसे जानना चाह रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल विपुल जी, देखा जाए तो पंजाब एंड सिंध बैंक में अभी तो वीकनेस है, थोड़ी ज्यादा ही देखने को मिल रही है। और ये वीकनेस ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक पॉज लेगी, मे बी 25 तक के लेवल्स तक भी ये आ सकती है। तो यहाँ पे इनकी खरीद तो काफी ऊपर के लेवल पे है, जो कि 54, अगर आपने जो बोला और मैंने उसे अगर सही सुना तो 54 के आसपास है, तो बहुत अभी तो नीचे आ गया है। इन लेवल्स पे लॉस बुक करना एक उचित डिसीजन रहेगा? मुझे लगता है नहीं, क्योंकि बड़ा नुकसान इन्हें हो जाएगा अगर ये इन लेवल्स पे लॉस बुक करते हैं। तैयारी रखिए, देखिए कि थोड़ा और नीचे आ सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा आप इसमें पेशेंटली अभी होल्ड कर लीजिए, तुरंत ना निकलें। ये थोड़ा थोड़ा ऊपर आए तब आप निकलने का प्रयास करिए। स्पेशली एक बार कोशिश करके ये 32 तक, मुझे लगता है पहला कोशिश करेगा तो 32 तक आने का बिल्कुल ट्राई करेगा, और उसके बाद 35 37 तक। तो वो एक लेवल्स है जहां पे कि आप थोड़ा सा या पार्शियली ही एग्जिट करें, फुली तो एग्जिट नहीं करना है, क्योंकि इन एनी केस पीएसयू बैंक्स फॉर द लॉन्ग टर्म रीजंस अच्छे लग रहे हैं। मुझे लगता है कि वापस से इसमें अगर तेजी लौटी तो ये 40 के पार भी निकलेगा, लेकिन उसको अभी समय लगेगा। कितना समय लगेगा? मेरे हिसाब से इस बात को आप मानिए 5 से 6 महीने भी लग सकते हैं। तो क्या हम 6 महीने के लिए इसमें होल्ड करने को तैयार है? अगर हाँ, तो बिल्कुल इसमें आप फिर बने रहिए। 6 महीना मिनिमम आप इसमें समय सीमा निर्धारित कर लीजिए जो आपको रखना है। स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल अच्छा लगता है वो 22 का रहेगा। 22 के स्टॉप लॉस के साथ अभी 6 महीने के पर्सपेक्टिव से होल्ड करिए, बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर अभी निकलेंगे तो। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है आपके लिए। चलिए अगली टिप्पणी जो है अगले दर्शक की लेते हैं, और अब जो है अगला प्रश्न मैम, RVNL फन 7N, मतलब इतनी मेहनत करके कैसे नाम बनाते हैं सर आप लोग? मतलब मुझे पढ़ने में इतना समय लग गया। अच्छा, ये अब चूंकि रेलवे पे, इस पे दोनों लोगों की राय जानना चाहेंगे। हो सकता है दोनों की राय अलग अलग हो, कोई बात नहीं है ना, लेकिन जैसे RVNL IRFC को लेकर के में से करंट लेवल पे किस में पोजीशन बनाएं, और टोटल बजट का कितने % पोजीशन अभी बनाना चाहिए? ये मैम चूँकि अब बजट आ रहा है, 1.5 महीने का वक्त है, तो इसको लेकर के क्या रेलवे में जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बहुत लोग तो ऐसे भी हैं जो हायर लेवल पे फंसे हुए हैं, उनकी कहानी ही अलग है कि वो बेचारे 1.5 साल से वेट कर रहे हैं, 2 साल से अभी तक भाव आए नहीं। तो RVNL और IRFC बताइए, क्या आप लोग रिकमेंड कर रहे हैं किसी को, या फिर अभी अवॉइड की लिस्ट में है? पहले अंबाला जी आपका नंबर है तो आप बता दीजिए, फिर मैं चाहूँगा सेम पे जो है रेलवे स्टॉक्स पे व्यू जो है आस्था मैम का भी, ताकि इस पर थोड़ा एक बड़ा व्यू मिल जाए दर्शकों को, भी काफ़ी क्वेरीज हैं। रंजन कुमार जी कह रहे हैं RVNL पे बता दीजिए, और भी बहुत सारे लोग हैं, RVNL IRFC कौन, इस सब पे बहुत सवाल है जी। जी मैं IRFC पर मैं अपना व्यू शेयर करना चाहती हूँ विपुल जी। इरकॉन, RVNL तो हम लोगों ने कल परसों भी डिस्कस किए हैं, बट मैम हर बार नए दर्शक जुड़ते हैं तो ये मतलब इसको भूल जाइए कि आपने कल क्या बताया था। मान के चलिए कि आज नए दर्शक जुड़ रहे हैं,
कल की बात किसको याद रहती है। जी मैम। ठीक है, तो देखिए IRFC अभी 112 पर है एंड माय ओपिनियन विपुल जी 107 तक मैक्सिमम सरक सकता है। इससे ज्यादा की गिरावट की उम्मीद मुझे इसमें नहीं है। नाउ सवाल ये है कि हम इसमें खरीदारी करें अब या नहीं। यस, 107 रुपए तक ये गिर सकता है। इस हिसाब से आज की डेट में आप थोड़ा थोड़ा यानी पार्ट्स पे आप इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू करिए। नजरिया रखिए 4 महीने तक का। स्टॉप लॉस मैं सुझाव देती हूँ कि मेरे नजर में कितना स्टॉप लॉस होना चाहिए। यहाँ आपको थोड़ा सा डीपर स्टॉप लॉस चलेगा, लगभग 95। हाउएवर आपके जो टारगेट्स हैं, आपको टारगेट भी 125 ऑनवर्ड्स अप टू 140 तक के मिल सकते हैं। नजरिया सिर्फ बजट को प्ले करने का है इसमें, वो भी बॉटम बाइंग के साथ में। तो आप 4 महीने से ज्यादा होल्ड करने का इसका टारगेट अगर हो जाते हैं तो आप उसके बाद इसको होल्ड भी नहीं करना है। तो यस, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लिया जा सकता है जिसमें IRFC भी एक मौका दे रहा है। ठीक। मैम, आस्था मैम, आपका व्यू क्या है रेलवे को लेकर के? क्या आपने किसी को रिकमेंडेशन जारी है आपकी? क्या व्यू है अभी रेलवे को लेकर? देखिए, अगर हम पास्ट परफॉर्मेंसेस देखें तो रेलवे स्टॉक्स ने मोस्टली लास्ट 2 ईयर से तो बिल्कुल जैसे ही हमारा बजट का रन अप स्टार्ट होने लगता है, यानी कि हम बजट के करीब आने लगते हैं, तो रेलवे स्टॉक्स में हम एक मोमेंटम दिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये पास्ट का तो जो हमने देखा है वो हाल ये रहा है। तो एक होप हमेशा रहती है, और उसमें भी अगर मैं सब स्टॉक्स में से देखूं तो IRFC हमेशा से रिटेल, हमारी जो पब्लिक है, हम रिटेल लोगों का हमेशा से एक फेवरेट स्टॉक रहा है IRFC। लेकिन अब अगर यहाँ पे देखें तो करेक्ट भी बहुत ज्यादा हो चुका है ये काउंटर। सबसे पहले मैं IRFC की चर्चा करना चाहूंगी। IRFC की बात करें तो क्योंकि अच्छा खासा ये ऊपरी स्तरों से करेक्ट हुआ है, लेकिन क्या ये वापस से चलने को तैयार है? मुझे लगता है कुछ एक लेवल्स पार करना जरूरी है। बट डाउनसाइड की बात करें तो वो भी लिमिटेड है, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट हम देख चुके, तो मुझे नहीं लगता यहाँ से एक बहुत बड़ा डीप करेक्शन और ज्यादा देखने को मिलेगा। जस्ट वेट करना है इसके रिबाउंड होने का, उसका सिग्नल का वेट करना है। 112 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है 108 107, जो कि इनफैक्ट अंबाला मैम ने भी यही कुछ लेवल्स दिए हैं, मैक्सिमम वहां तक जा सकता है, उससे नीचे का। क्योंकि हम जो चार्ट्स रीड करते हैं ऑलमोस्ट सभी टेक्निकल एनालिस्ट के चार्ट्स पे यही इंपॉर्टेंट लेवल सपोर्ट और रेसिस्टेंस के तौर पे आते हैं। 108 के नीचे जाने के चांसेस काफी कम है, ऑलरेडी करेक्टेड स्टॉक है, कितना टूटेगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर खरीदना है तो अभी ना खरीदे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें 2-3 रुपए ऊपर मिलेगा, लेकिन तब रिबाउंड होने के चांसेस काफी स्ट्रॉन्ग रहेंगे, तो कन्विक्शन आएगा। अभी ना खरीदे, भी सिर्फ एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें, जो कि 107 के आसपास आ रहा है, और अपनी पोजीशन, और ये क्लोजिंग बेस का लगाएं, यानी कि इसके नीचे क्लोज हो वही स्टॉप लॉस ट्रिगर कराएं, नहीं तो ना कराएं। और बाकी एक बार रिबाउंड होने दीजिए। 112 चल रहा है, मुझे लगता है एक बार 118 118 के आसपास आता है, ऑल्दो डिफरेंस काफी बड़ा है, लेकिन अगर रिस्क नहीं लेनी है तो ऊपरी स्तरों पे मैं बाइंग करने की सलाह दूंगी रादर देन अभी करे। तो वो एक डेफिनेटली यहाँ पे एक ध्यान रख सकते हैं। 112 ने 118 नहीं तो कम से कम 115 का ध्यान रख ले, उसके ऊपर टिकने लगे तो वापस बाइंग भी की जा सकती है। इस काउंटर में 3 रुपए का गैप रहेगा, लेकिन कन्विक्शन उस टाइम हाई रहेगा। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली 107 का रखना है। दूसरी तरफ हम RVNL की बात करें तो RVNL पे भी मुझे ऐसा लगता है कि ये काउंटर भी अभी टूटा हुआ है, और देखिए जब डाउन साइड मोमेंटम होता है तब तक हम बाइंग के लिए जल्दी से बोलते नहीं है, क्योंकि चार्ट्स हमें वहां पे संकेत नहीं दे रहे होते। बट इसमें भी अगर खरीदारी करनी है, 309 चल रहा है, 325 के ऊपर कर सकते हैं। 325 नहीं तो कम से कम 315 से 20 का जोन ये क्रॉस करे, उसके ऊपर टिकने लगे तो यहाँ पे भी बाइंग करिए। तो दोनों ही स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें कुछ स्तर पार होने के बाद बाइंग करने की राय मैं दूंगी, क्योंकि रिस्क अगर नहीं लेनी है। स्टॉप लॉस इसमें भी RVNL में भी जो बनाएंगे वो स्ट्रिक्टली यहाँ पे अभी जो निकल के आ रहा है, क्योंकि 309 के आसपास का क्लोज है, मेरे हिसाब से 304 का एक स्टॉप लॉस बढ़िया स्टॉप लॉस रहेगा, क्लोजिंग बेस का लगा ले। चलिए ठीक है, ये राय यहाँ पर निकल करके आई है RVNL को लेकर के। अगला सवाल QT विशी के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई है। तो QT जी जानना चाहती हैं, उम्मीद करते हैं कि चाहती हैं, नाम से ऐसा लग रहा है, अगर चाहते भी हों तो क्षमा कीजिएगा। अशोक लेलैंड में कह रहे हैं कहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए, 140 रुपीज़ पर बाय किया हुआ है। तो ये जानना चाह रहे हैं अंबाला मैम कि अशोक लेलैंड पे प्रॉफिट कहाँ, आज कल और इधर लगातार अशोक लेलैंड ने काफ़ी 27 रुपये बन रहे हैं, क्या प्रॉफिट बुक भी करना चाहिए या नहीं? और अगर नहीं करना है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? क्योंकि एक बार अच्छा मुनाफा मिलता रहे, दिखाई दे, और वो अगर शेयर नीचे आ जाता है तो बड़ा अफसोस होता है। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? यस, अभी आप इसको ट्रेल करके रख लीजिए 157।
बुक मत करिए, ट्रेलिंग अगर कटे तो ही बुक करना है। मोमेंटम में है 157 इज द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दैट यू कैन यूज। दूसरी बात, मुनाफे की बात से मुझे याद आ गया एक्चुअली। विपुल जी, हम लोगों ने अभी 2-3 दिन में कुछ स्टॉक्स डिस्कस किए थे, शक्ति पंप, जिसमें कि क्लोज टू कल 800 का एक पहला टारगेट दिया था मैंने, तो 796 का एक लेवल तो आ गया है। सो आई वुड से कि जो लोग होल्ड कर रहे हैं शक्ति पंप को, इसमें और पोटेंशियल है। आप सेकंड टारगेट के लिए भी चाहें तो इसको होल्ड कर सकते हैं। एंड शेयर इंडिया जो हम लोगों ने, मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि जो लोग ट्रेड में है, क्योंकि पहले ट्रेड दिया तो आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है। तो शेयर इंडिया जब ये 210 के पार गया था तो आपने पूछा था कि दोबारा कहां पर बाय करें। दैट टाइम मैंने लगभग 190 के आसपास था, मैंने बोला था कि 150-55 पर आए तो दोबारा खरीद सकते हैं। एंड टारगेट फिर वही होंगे 185 ऑनवर्ड्स, 210, 240 एंड लाइक सो। तो वहां से 150 का भाव ट्रिगर्ड हुआ है लगभग 9 दिसंबर को, और फिर से ही 185 का चल चुका है, मतलब लगभग 25% फिर से 2-4 दिन के अंदर में शेयर इंडिया ने दे दिया है। तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो ट्रेड में है, अब आप चाहें तो आज थोड़े बहुत अपने प्रॉफिट को शेयर इंडिया में से निकाल लीजिए, अदरवाइज कमेंट में अदरवाइज आप इसको फिर और थोड़ा सा होल्ड करिए लगभग 4-5 हफ्तों के लिए, क्योंकि इसमें फिर और भी जो टारगेट्स है उसका आप वेट कर सकते हैं। एंड एनडीटीवी भी हम लोगों ने कल सुबह मॉर्निंग का जो शो था वहां पर 80 से 81 से 82 की रेंज में मैंने सजेस्ट किया था, और आज एनडीटीवी विपुल जी 91 लगभग, अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं तो बहुत अच्छे गेन पर है। तो कोई अगर चाहे तो एनडीटीवी को भी एक टारगेट समझ के, क्योंकि 10 से 12% आपको फर्स्ट टारगेट पर मिल रहा है, 90 का टारगेट था, तो आप चाहें तो उसको बुक कर सकते हैं, अदरवाइज होल्ड कर लीजिए। ये बॉटम बाइंग है इन सभी स्टॉक्स में। चलिए ठीक है, ये बात निकल के आई। हमारे साथ एक दर्शक वेट कर रहे हैं, पहले जरा उनके पास फटाफट चलते हैं। और हमारे साथ प्रिंस जी हैं। प्रिंस जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? धन्यवाद, हमारे जो आपकी आवाज सुनी आज। अरे सर, आपके लिए कार्यक्रम है सर, और मैंने हमारे प्रोड्यूसर साहब अभी मुझे आपके 3 दिन आप नहीं आए, 3 दिन प्रोग्राम में मजा ही नहीं आया हमें। अरे सर, ये आपका प्यार है सर, थैंक यू इतना प्यार दिखाने के लिए। और ये मतलब अब क्या ही बोल सकते हैं, निशब्द कर देते हैं आप लोग। विपुल जी, जो आपके एंकरिंग है ना, उसका मुकाबला नहीं है। अरे सर थैंक यू सर, हाथ जोड़ करके प्रणाम है सर आपको, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार दिखाने के लिए। और मैंने अभी प्रोड्यूसर साहब हमारे कान में बता रहे थे कि सर बहुत नाराज हैं कि उनका सवाल नहीं लिया था। 2 महीने से क्वेश्चन कर रहा था, मेरा लिया नहीं जाता था। मैंने आज कह दिया था कि मैं प्रोग्राम ही नहीं देखूंगा। अरे हाँ सर, वो मैंने देखा, मतलब इतनी नाराजगी मत दिखाइए सर, प्रोग्राम देखते रहिए। मेरे रेफर और मेरे फ्रेंड सर्कल में करीब 200 प्लस बंदे हैं जो आपका रोज प्रोग्राम देखते हैं विदाउट उसके। अरे सर थैंक यू, कभी मिस नहीं करते सभी प्रोग्राम। थैंक यू, हाथ जोड़ करके प्रणाम। और अपने सभी दोस्तों को कहिएगा कि अगर प्रश्न नहीं लिया जाए कभी तो क्षमा कर दें हमको, थोड़े से सवाल ज़्यादा होते हैं। कोशिश ये करते हैं कि मतलब सवाल तो डिस्कस हो जाए, भले ही आपके नाम के साथ या आपसे बातचीत भले ना हो, लेकिन माफ़ी चाहेंगे सर कि आपको इतना इंतजार करना पड़ा। तो सवाल क्या है सर आज का? सर मैंने अपोलो माइक्रो लिए हुए हैं 304 में, 201 शेयर है मेरे पास। अच्छा, अपोलो माइक्रो आपने ले रखे हैं 304 पे के भाव पर, और कब तक होल्ड कर सकते हैं सर? सर 6 महीने का व्यू है मेरा भी। चलिए ठीक है, थोड़ा अब पूरा थोड़ा सा डिफेंस के अंदर एक प्रेशर बना हुआ है। 6 महीने आप होल्ड कर सकते हैं, 230 के आसपास, 229 के आसपास आ गया है। मैम आस्था मैम ठीक ठाक नुकसान पे हैं, करीब 70 रुपये पर शेयर का लॉस हो रहा है, 3.25% की गिरावट आज देखने को मिल रही है। अब थोड़ा सा डिफेंस का चार्म, लिक्विडिटी थोड़ी कम हो गई आती हुई जिस तरीके से आ रही थी। अभी क्या करें, क्या वेट करें 6 महीने के लिए, एवरेज करें? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अपोलो माइक्रो को लेकर के? कि डिफेंस का चार्म कम हुआ है, उसके पीछे का भी मैं कारण बताती हूँ। वैल्यूएशंस बहुत हैवी हो गए हैं। अब अगर मैं सिर्फ अपोलो माइक्रो की बात करूं और आप इनका वैल्यूएशन देखें तो इट इज वेरी हाई, मतलब बहुत ऊपर की प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे चल रहा है। तो वही वाली बात है कि ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है और उसके अगेंस्ट में वैल्यूएशन जस्टिफाई है कि नहीं, और उसी वजह से हम एक सतत, जिसे हम कंटिन्यूस फॉल कहते हैं, वो हमें देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट इसको जो है वो 208 के लेवल पे है, 208 के स्तर पे। तो मुझे लगता है कि वहां से चांसेस हैं कि थोड़ा सा रिबाउंड होना चाहिए ये काउंटर। तो अभी तो 208 210 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है, वहां से थोड़ा रिबाउंड होने के चांसेस है, इसलिए होल्ड कर ले सर। लेकिन कारण यही है कि वैल्यूएशन बहुत स्टीप हो गए हैं, तो 208 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह है। ये भी चीज ध्यान में रखिए कि हो सकता है कुछ समय तक ये एक दायरे में घूमता रहे, और जो दायरा इसमें बना लिया है वो तकरीबन
20 से लेके 260 का है, यानी कि आने वाले समय में 220 से 260 में ही ये घूमता हुआ नजर आएगा। पर आप इसमें बने रहिए, बेटर रहेगा। सो 208 के स्टॉप लॉस के साथ मैं बने रहने की सलाह दूंगी। टारगेट इनिशियली अगर थोड़ा सा बड़ा रखना चाहते हैं तो 260 का रख सकते हैं, लेकिन समय लगेगा, तुरंत नहीं आएगा, कुछ हफ्ते या महीना लग सकता है ये लेवल्स आने में। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रिंस जी को जो है वो संतुष्ट हो गए होंगे उत्तर से। और थैंक यू प्रिंस सर, इतनी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए और इतना प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अगले दर्शक हैं संकेत पांड्या जी, हैं युगांडा से। युगांडा से कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग विपुल जी, संकेत पांड्या फ्रॉम युगांडा। आपका शो लाइव देखने के लिए सुबह 7:30 बजे उठना पड़ता है, प्लीज़ मेरे शेयर कंडीशन करें ड्यू टू टाइम डिफरेंस। और इन्होंने 3-4 सवाल पूछे हैं। तो क्यूपिड हम लोगों ने सुबह डिस्कस कर लिया था सर, आपका सवाल चूँकि 11 बजे के आसपास आया था, मुझे लगता है सुबह के शो में आया है, लेकिन हमने कंसीडर कर लिया है। सुजलॉन डिस्कस कर लेते हैं। 59 के भाव पर लिया हुआ है अंबाला जी, इन्होंने 300 शेयर हैं, कह रहे हैं क्या किया जाए। अब ये शेयर ऐसा अटका है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किया जाए तो क्या किया जाए। 50 के नज़दीक पहुंच चुका है, काफ़ी लोगों का धैर्य अब जवाब दे रहा है, काफ़ी लोग तो 70, 80, 80 के ऊपर के भी लिए हुए बैठे हुए हैं और इंतज़ार ही इंतज़ार कर रहे हैं। और अब उम्मीद ये है कि शायद कुछ गतिविधि रिजल्ट के बाद रहे। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सुजलॉन को लेकर के? देखिए विपुल जी, 47 तक तो मैंने बोला ही है कि वो थोड़ा थोड़ा नीचे करके 47 तक आ सकता है। तो इन्वेस्टर्स को तैयारी में, जब भी ये डिप आ रहे हैं ना, लगभग 5 से 10% की रेंज का जिस दिन डिप आता है, आपको थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं तो थोड़ा सा उसमें सिप करिए। और ये स्टॉक आपसे समय की डिमांड कर रहा है। देखिए कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही बिजनेस मॉडल पे, और ना ही गवर्नमेंट की अप्रोच में। इट जस्ट कि वो जो मूवमेंट, आप इसको मैं इस तरह से समझाती हूँ ताकि आपको आसानी से चीजें समझ में आए। इन मार्च 2020 बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे थे जो कि कम वैल्यूएशन पर थे, लेकिन अगर मैं मार्च 2022 में भी आती हूँ तो सुजलॉन तब भी 7-8 रुपए के पास में था, जो कि स्ट्रेच होकर के 84 के ऊपर चला गया। सो आप ये जंप समझिए, परसेंटेज वाइज इट्स ह्यूज, राइट? तो उसके हिसाब से इस स्टॉक को कूल ऑफ होने की जरूरत है, जो कि होगा। हैव दैट क्लैरिटी। ये वापस से उसी पेस में बढ़ने के लिए आपसे डिमांड कर रहा है आपके टाइम को, ताकि जो वैल्यूएशन कंफर्ट है वो लोगों को आ सके, जो कि अभी नहीं है, करंट प्राइस पर नहीं मिल रहा है। और इसी वजह से धीरे धीरे, ये पहली बात तो ये स्लो चलेगा, जिसकी आप रीजन ये है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी जैसे जैसे अपनी अर्निंग शेयर करती जाएगी, धीरे धीरे उसके हिसाब से प्राइस जो है एडजस्ट होते जाएंगे। जो उनके आरओसी है, जो पीज है, वो धीरे धीरे करके मैनेज होती जाएंगी, यानी एडजस्ट होती जाएगी। एंड ग्रेजुअली तब जाकर के स्टॉक वापस से पिकअप पकड़ेगा। जैसे मैंने बोला, कंपनी में, बिजनेस में, और ना ही गवर्नमेंट की अप्रोच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। द ओनली थिंग इज कि ये जो स्ट्रेच है बहुत ज्यादा हाई था, कम समय में था, उसकी वजह से इसमें कूल ऑफ होगा। नाउ अनदर 3 इयर्स, ये ऐसा स्टॉक है जो आपसे डिमांड कर रहा है अनदर 3 इयर्स इन माय ओपिनियन। तो आप इसको रख लो और धीरे धीरे करके इसमें सिप का एक मूव को आप उसको एनकैश करो। डरने की जरूरत नहीं है। ये वैल्यू क्रिएशन के साथ साथ एक वेल्थ क्रिएट कर सकता है आपके पोर्टफोलियो में, इफ यू आर एन इन्वेस्टर। सो हैव पेशेंस, डू सिप विद कॉन्फिडेंस। चलिए ठीक है। हमारे एक दर्शक हैं असगर अंसारी साहब, कह रहे हैं आप तीनों को मेरा नमस्कार। आज मेरी फेवरेट एक्सपर्ट आस्था मैम जी से मेरा सवाल है कि वेदांता के शेयर अभी के मौजूदा भाव पर खरीदना कैसा रहेगा। इसे मैं आगामी अगले 12 महीने के लिए बुक करना चाहता हूँ। तो ये आस्था मैम आपके लिए ही सवाल है, तो मैं चाहूँगा आप ही उत्तर दें इसका। वेदांता को लेकर के ये जानना चाह रहे हैं कि अगले 1 साल के लिए क्या वेदांता खरीदा जा सकता है। हाल फिलहाल में काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा है वेदांता में, एल्युमिनियम में। अभी आपकी टिप्पणी क्या रहेगी वेदांता को लेकर के, क्या खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए? ये वेदांता वैसे तो स्ट्रांग लग रहा है, लेकिन खरीदारी के लिए थोड़ा सा वेट कर ले, थोड़ा नीचे आ जाए तब खरीदे, बेटर रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। 546 के आसपास चल रहा है। इन एनी केस 535, 530 तक ये आता है तो फिर मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा रहेगा कि उसमें उस स्तरों पे खरीदारी करें। वैसे ये काउंटर तेजी में ही है, तो कोई डाउट नहीं है, ये और भी अच्छा यहाँ पे रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। और मुझे यहाँ पे लगता है कि आराम से जो लेवल्स अब हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे वो 560 से 580 के रहेंगे। ये मैं कुछ इनिशियल टारगेट्स दे रही हूँ, लेकिन खरीदना अभी थोड़े से लोअर लेवल पे है, यानी कि थोड़ी गिरावट पे खरीदें, बेटर है। चलिए गिरावट में खरीदें और ज़रा सा बेहतर रहेगा आपके लिए, ये सलाह आपके लिए निकल के आई है। चलिए मैम, आपके लिए हमारे एक दर्शक हैं
अंबाला जी जरा वोडाफोन को देखिए। वोडाफोन में सब मैम 12 का भी टारगेट आ गया, मतलब अब क्या किया जाए। हालांकि अभी थोड़ा सा फिसल गया 1% के आसपास, लेकिन कल इसने 12 रुपये 3 पैसे का हाई लगाया है। अभी क्या करना चाहिए? अभी भी सवाल ये है कि क्या फ्रेश बाई कर लें, अभी भी ये सवाल है एग्ज़िट कहाँ लें। सुबह रची जी से भी डिस्कस हुआ, अब उन्होंने टारगेट अपने धीमे धीमे करके वो बढ़ा रहे हैं। उन्होंने 14 रुपये बोला। आप क्या कहेंगी, क्या 12 पे एग्ज़िट हो जाना चाहिए था या अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? अभी भी अगर आप हैं इसमें तो मैं पहले स्टॉप लॉस बता देती हूँ कि इसमें स्टॉप लॉस ये कहाँ तक आ सकता है। सो फिर आपकी एंट्री कहाँ पर है वो आपको डिसाइड करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एंट्री अलग अलग लेवल्स पर हो सकती है। नाउ मेरे हिसाब से विपुल जी ये 10 रुपए से लेकर के 10.5 रुपए के बीच में आ जाएगा, और ज्यादा समय भी नहीं लेगा, मे बी अ कपल ऑफ डेज। तो अब अगर आपकी बाइंग इसके ऊपर की है तो प्रॉफिट बुक करिए, अगर आपकी बाइंग इसके नीचे की है तो होल्ड कर दीजिए। इट्स वेरी सिंपल एंड यस वन कैन वेट फॉर दी 14 रुपीज टारगेट अगेन। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो अभी ये जो 11 रुपए 20 पैसे 23 पैसे के आसपास है ना, और मैं जो बोल रही हूँ कि 10 रुपए से 10.5 रुपए के आसपास में आ सकता है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 10 से 15% के डिस्काउंट की फ्रॉम द करंट प्राइस। तो पहले समझ लीजिए कि कहां तक इसमें पुलबैक की मूवमेंट है, और आपके बाइंग प्राइस के हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। मेरे हिसाब से पुलबैक के बाद अगर आप एंट्री करोगे, जो कोई फ्रेश एंट्री करने के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए 10 से 10.5 रुपए का प्राइस बेटर है, और टारगेट वही होंगे क्योंकि आपकी 10 से 10.5 की बाइंग आपकी अगेन हो रही है, तो 12 रुपए से लेकर के 14 रुपीज के टारगेट का वेट कर सकते हैं। ये टिप्पणी आपके लिए है यहाँ पर। चलिए इस बीच जो है हमारे एक और दर्शक जो है काफ़ी लंबी चौड़ी टिप्पणी उन्होंने की है। कह रहे हैं सर मैं न्यू हूँ और डेली आपका शो देख रहा हूँ, बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं पिछले 1 महीने से मैं कंटिन्यू आपका शो देख रहा हूँ। काश मैं 2 साल पहले से आपके बोनस से जुड़ा होता। 2 साल तो हुआ नहीं है सर, अभी 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है, फरवरी में हो जाएगा। जुड़ा होता तो मुझे स्टॉक मार्केट में लॉस नहीं करता। सर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है सर, केवल उसको देखने से। थैंक यू सर, आपने इतनी लंबी चिट्ठी, इतना लंबा कमेंट आपने किया। ये क्या ज्ञानेश्वर कुरवे साहब हैं, तो कुरवे साहब थैंक यू, हाथ जोड़ करके प्रणाम आपको कि इतने अच्छी टिप्पणी आपने की। इससे हम लोग का भी थोड़ा सा उत्साह जो है ना वो काफ़ी बढ़ता है कि ठीक है हम लोगों की दिशा ठीक जा रही है। तो थैंक यू बहुत बहुत आपका। चलिए इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ रहे हैं, जितेंद्र जी हैं। जितेंद्र जी नमस्कार। जितेंद्र जी नमस्कार। चलिए कोशिश करते हैं दोबारा जुड़ने से, लेकिन अपनी चूंकि जितेंद्र जी पुणे से हैं, मुझे एक बात याद आ गई आस्था मैम के लिए। आस्था मैम मतलब एक व्यक्ति वहाँ मुझे मिले, और मैं अगर वो कार्यक्रम देख रहे हों तो मैं उनसे माफ़ी चाहूँगा। और चूँकि बहुत बिजी शेड्यूल था, बहुत सारे काम रहते हैं, एक तरीके से शादी जैसा माहौल होता है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं। एक व्यक्ति मेरे पास कोई आए और उन्होंने कहा कि मैं आपके शो के लिए आया हूँ लेकिन मुझे आस्था मैम से मिलना है। तो मैंने उनसे कहा कि आस्था मैम तो आई नहीं। कहने लगे पर मुझे पता है कि आस्था मैम नहीं आई हैं, उनको ये भी पता था। उनका मैं पुणे जा रहा हूँ यहाँ से, आप उन्हें फ़ोन करके बोलो कि वो मुझसे मिल लें। मैंने कहा कि पता नहीं वो आप मिलोगे कि आप हो भी पुणे में कि नहीं। मैंने कहा ठीक है बाद में देखते हैं। अगले दिन वो फिर आए कि सर आपने बात की पकड़ ली उनसे। अब उसके बाद मैं शो के लिए भाग रहा था, मेरा पैनल लगा हुआ था, और वो फिर उसके बाद मुलाकात नहीं हुई। तो वो आपको पता नहीं पुणे गए कि नहीं, वो कह तो रहे थे कि वो जा रहे हैं पुणे, तो अब उनके पास आपका नंबर नहीं था। तो वो आपके फ़ैन थे बहुत बड़े, तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैंने आपका नंबर दिया नहीं बिना आपसे पूछे। तो चलिए जितेंद्र जी दोबारा कनेक्ट हो गए, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जितेंद्र जी को नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार विपुल सर, कैसे हैं जितेंद्र जी? दिलीप व्यास हूँ। दिलीप व्यास जामकंडोला राजकोट से। राजकोट से? अच्छा अभी मैं पुणे में हूँ सर। आप दिलीप बोल रहे हैं क्या सर? हाँ दिलीप व्यास बोल रहा हूँ। हाँ दिलीप व्यास जी बोल रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ जो जानकारी दी गई थोड़ा सा हमारे प्रोड्यूसर साहब ने गलत जानकारी दे दी। जी 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 हाँ, नाम में गलती हो गई। मैं समझ गया सर आपका। जी 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 दिलीप जी, आप तो अक्सर कार्यक्रम में जुड़ते रहते हैं। और सब केम छो, सब मजा में सर? मजा में सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या क्वेश्चन है सर आपका? मेरा तो आशा। हाँ सवाल पूछिए सर। जी मेरे पास टाटा मोटर 40 शेयर थे। हाँ अब टाटा मोटर के दो
मुझे लगता है कुछ कम्युनिकेशन में दिक्कत आ रही है, वहाँ पे नेटवर्क का इशू है। या अगर संभव हमारे पास सवाल अगर लिखा हो तो जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, या फिर मैं देख लेता हूँ। टाटा मोटर्स को लेकर के मैम इनका सवाल है, और मैं 1 मिनट के लिए इनका सवाल ढूंढता हूँ। और 40 शेयर इनके पास हैं मैम कि टाटा मोटर्स के, और ये जानना चाह रहे हैं कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल और टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल के 40 शेयर हैं। क्या मैं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल सेल करके टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल बाय कर लूँ, ये जानना चाह रहे हैं ये। तो क्या आप इनकी जो सोच है उससे सहमत है मैम? आस्था मैम? जी बिल्कुल जी, माफ कीजिए, मुझे लगा नहीं ये सवाल शायद मेरे लिए है कि नहीं। नहीं, हाँ, तो देखिए, टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें, पैसेंजर व्हीकल अनडाउटेडली टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल अभी तो वीक हो रहा है, 344 के आसपास चल रहा है, और इसमें जो ट्रेंड है वो तो थोड़ा वीकनेस का ही लग रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसको इसमें से निकलकर, पैसेंजर व्हीकल में से निकल के और कमर्शियल व्हीकल जो है टाटा मोटर का स्टॉक, उसमें जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से रहने दीजिए, अभी इसी में ही अपने पोजीशन को होल्ड करिए। कुछ एक चीजें हैं जो फिक्स होने का हम लोग वेट करते हैं कि ये लोग आगे किस तरह से परफॉर्म करते हैं। हमने देखा पास्ट में कुछ एक दिक्कतें भी हुई थी टाटा मोटर्स के साथ, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्टॉक प्राइसेस में हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला। तो तुरंत अभी मेरे हिसाब से तो रहने दीजिए, आप पैसेंजर व्हीकल में से एग्जिट ना करें, इसमें बने रहें। और साथ में विपुल जी, मैं आपके माध्यम से और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी दर्शकों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। मतलब आपने मेरे को ये बात बताई, मेरे पास भी कभी कभी ऐसा हुआ है कि हमारे ऑफिस से कॉल आया है कि आपसे मिलने के लिए आना चाह रहे हैं और पुणे ही आना चाह रहे हैं। तो कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो इतना जो हम लोगों को लाइक करते हैं, हमारी एनालिसिस को लाइक करते हैं आपके दर्शक, सभी दर्शक, बहुत बहुत धन्यवाद। और हर लाइक के बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ती जाती है कि बिल्कुल। हम हमारा एनालिसिस सटीक करें। तो बाय गॉड्स ग्रेस हम ये एनालिसिस ठीक चल रहा है, और आगे आप सबका प्यार और साथ रहा तो और भी अच्छा रहेगा। तो कहीं आने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने इतना हमको विशेष दी, वही हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा मोटिवेशन है। थैंक यू वेरी मच इतना इस चीज को देने के लिए और अपना प्यार और साथ देने के लिए सभी नहीं, दर्शकों ये का बात आपकी बिल्कुल सही है कि जब आप इस तरह के कार्यक्रम और लोगों से रूबरू होते हैं और इतने इमोशनल टिप्पणियाँ लोगों से पर्सनली बात करें, तब लगता है कि जिम्मेदारी बड़ी है और आप कुछ भी कह के बोल के नहीं निकल सकते हैं। ये तो बात सही कही मैम आपने, कि फिर उस एहसास होता है कि लोगों की मतलब काफ़ी मतलब जो है लोग भरोसा करते हैं। मैम, चूँकि इसका एक बड़ा हिस्सा 40-42 मिनट का हम शाम को रात को 8 बजे लगाते हैं अपलोड करने के लिए। अम्बाला मैम, आपसे जानना चाहूँगा जरा डिफेंस में हम डिफेंस के इर्द गिर्द अगर थम लगाने की कोशिश करें तो जरा BEL को लेकर के PSUs में, BEL HL में आपको और किसी में 1-2 शेयर जो अच्छे लग रहे हों जहाँ पे अभी, क्योंकि काफ़ी करेक्शन आ गया आज BEL में, अब 390 के भी नीचे आ गया है, कुछ खरीदा जा सकता है? क्या टिप्पणी रहेगी यहाँ पर, जब बताइए फटाफट। नहीं, अभी BEL में अभी भी रुकना चाहिए विपुल जी। 365 का एक प्राइस है, 365-70 तक तो आराम से आ सकता है, वेट फॉर अ टाइम। और पुल बैक में एंट्री करने की जरूरत नहीं है, 370-365 तो आ जाएगा, जस्ट वेट फॉर अ टाइम प्लीज। अभी डिफेंस में कुछ है ऐसा जो खरीदा जा सकता है? कहीं निगाहें पड़ी हैं आपकी, या अभी अवॉइड ही करेंगे? अभी आप टू बी स्पेसिफिक अगर पूछना है तो डेटामैटिक्स को हम लोग देख सकते हैं, जो मैंने पिछले हफ्ते आई थिंक शेयर भी किया है। डेटामैटिक्स ठीक ठाक लग रहा है, जहां पर हम 800 से 820 की रेंज में ये अभी भी है, सो वी कैन बाय इट। और यहाँ से 900 से लेकर के 960 तक का एक रेंज में देखते हुए जो ट्रेड हो सकता है इजीली। सो डेटामैटिक्स ठीक ठाक लग रहा है, बट ज्यादा स्टॉक्स नहीं है। आई मीन कहने का मेरा मीनिंग सिर्फ इतना ही है कि आपको बहुत स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लेने हैं पूरे डिफेंस में, अगर आप, और वो भी नजरिया आपका पता होना चाहिए, आपके माइंड को, आपके फंड्स को, और आपके सब चीज आपको समझ लेना पड़ेगा कि ये आप एक बेट ले रहे हो, एक इन्वेस्टिंग वाली, ये ट्रेडिंग बेट अभी तो नहीं है। सो वो वाला मूवमेंट आप एक्सपेक्ट मत करना जो पहले हुआ था बहुत कम समय में। सो डेटामैटिक्स अभी के हिसाब से ठीक ठाक लग रहा है, 820 के पास में है, 800 तक भी ठीक है, तो थोड़ा ग्रेजुअल मोड पर इसमें खरीदारी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई। मैम, आज समय आपसे भी ये सवाल रहेगा, क्योंकि क्या कुछ अच्छा लग रहा है डिफेंस में, खासतौर से जैसे कोचिन शिपयार्ड या मझगांव पे? आप जरा एक बार इन दोनों पे अगर आप एक बार चार्ट देख करके बताइए क्या करना चाहिए जिन लोगों के पास अभी पड़ा हुआ है, और या फिर जो लोग लेना चाह रहे हैं।
जी बिल्कुल, बिल्कुल। जी देखिए, कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो चार्ट तो अभी इतनी अच्छी स्थिति में नहीं है, थोड़ा-सा वीकनेस और हमें गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिल सकती है। तो अभी इसमें खरीदने के मौके ना तलाशें, थोड़ा और नीचे जाता है जाने दीजिए, बढ़िया मौके दे देगा ये नीचे में खरीदने के। 1565 के आस-पास चल रहा है। मुझे लगता है कि एक बार डाउन साइड में अगर ये 1500 से लेके 1450 तक के लेवल्स तक आता है, तो वहाँ पे मौके तलाशने चाहिए। लेकिन जिन्होंने लिया है वो क्या करें? उन्हें तो बिल्कुल बने ही रहना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टॉक्स अभी तो वीकनेस में हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वापस से थोड़े ज़रूर ठीक होंगे। तो लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें, शॉर्ट टर्म के लिए नई एंट्री अभी नहीं करनी है। सिमिलरली आपने मज़गांव डॉक की भी यहाँ पे बात की। मज़गांव डॉक बिल्डर्स की बात करें, सेम चार्ट है। वही चीज़ है कि अभी वीकनेस लग रही है, फर्दर डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। 24-26 के आसपास चल रहा है। 350 तक मुझे लगता है कि ये जा सकता है। 2300 से लेके 2350 के ज़ोन में बेस बनाने की कोशिश कर सकता है, तो इसमें भी अभी एंट्री करने की जल्दबाजी ना करें, थोड़ा और गिरने दीजिए, सेटल होने दीजिए, फिर इसमें कुछ एंट्री के मौके तलाशें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जिनकी होल्डिंग में है, उन्हें कुछ नहीं करना है, बने रहना है। ठीक। अच्छा, काफ़ी लोगों के सवाल आए थे, क्योंकि मैं अभी अगर उनके नाम के साथ ढूंढने लगेंगे तो कई बार सवाल मिस हो जाते हैं। 2 सवाल आपके लिए हैं अंबाला जी। एक तो देखिए आप जरा TTML, आज मतलब शानदार रैली, और दूसरा MTNL, दोनों छोटे छोटे शेयर हैं, और छोटे शेयरों पे थोड़ा सा हमारे जो दर्शकों का या रिटेलर्स का ध्यान काफ़ी ज़्यादा जाता है कि तो सस्ता शेयर है। आज जो 12% भागा हुआ है TTML, क्या करें इस तेज़ी में? 54 रुपये 70 पैसे का हाई लगाया हुआ है और बिल्कुल इंट्राडे हाई के आसपास ही इस समय ट्रेड करता हुआ TTML, और MTNL में भी मोमेंटम है। आज पूरी टेलीकॉम में ही तेजी देखने को मिल रही है। वोडाफोन अलग पिटा हुआ है, वोडाफोन को छोड़ के, हाँ वोडाफोन को छोड़ के दी, वो कल उसने दिखा दी। तो अभी TTML में क्या करना चाहिए मैम? TTML में अगर नजरिया आज से 2 महीने तक का है, खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा, हाई बीटा स्टॉक है तो अल्फा भी इसमें हाई ही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गॉट टू अंडरस्टैंड दैट। जो भी इसमें प्लानिंग कर रहे हैं, अगर हमारी रिकमेंडेशन को आप कंसिडर कर रहे हो तो 54 रुपए 50 पैसे के आसपास है, आराम से। जब मैं कई बार मैं वर्ड्स बहुत केयरफुली चूज करती हूँ, आराम से, इजीली या फिर मुश्किल है। सो प्लीज उस तरह उसको भी समझ जाइएगा कि इसमें आराम से 59 का भाव तो आ सकता है। एंड देन फॉर द सेकंड टारगेट आप 64 के लिए भी चेस कर सकते हैं। तो आप इसको 64 के लिए, दैट मीन्स सेकंड टारगेट के लिए आप ट्रेलिंग करना। तो अभी इसमें बाइंग का व्यू बनता है। स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए 48, जो कि परसेंटेज से मैं समझा देती हूँ कि आपकी बाइंग से लगभग 10% दूर है, एंड सो योर फर्स्ट टारगेट। तो इसमें बाइंग का एक नजरिया है। दूसरा स्टॉक है आपका MTNL। MTNL में थोड़ा लिमिटेड एक्सपोजर रखिएगा, डरते हुए बाइंग कीजिए थोड़ा सा। 38 के पास में है, ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखते हुए अगर हम इसको सिर्फ मैक्सिमम 41 तक एज अ फर्स्ट टारगेट देखें, सो इट इज मोर देन इनफ। एंड स्टॉप लॉस जो मेंटेन करेंगे वो होगा 35 का। बट एज आई सेड, डरते हुए बाइंग करना, इसमें ज्यादा केयरफुल अप्रोच है। दैट मीन्स लिमिट योर एक्सपोजर इन इट। एंड 41 से लेकर के 44 तक ये जा सकता है। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई है, और इसी के साथ अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ कैप्टन सुधीर मलिक साहब हैं गुरुग्राम से। मलिक साहब, जय हिंद। जय हिंद बॉस, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं सर, आपसे बात करके और ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आप लोगों ने जो देश की सेवा की है उसकी वजह से हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम कर पा रहे हैं सर। तो आप भी देश की सेवा कर रहे हैं बॉस। अरे सर थैंक यू सर, आपसे तुलना तो नहीं कर सकते सर कुछ, लेकिन सर कहाँ पोस्टिंग रही? अब रिटायरमेंट हो गया सर आपका? हाँ, मैं आर्मी से आ चुका हूँ। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात सर। और कहाँ रहे सर आप? कहाँ पोस्टिंग रही सर आपकी? अलग अलग जगहों पे? मेरी J&K पंजाब में सेक्टर में ज्यादा रहा था। चलिए बहुत बढ़िया सर। कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम सर आपको मलिक सर? एकदम A1 प्रोग्राम है आपका, बड़ी अच्छी गाइडेंस मिलती है। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू। आज बताइए क्या क्वेश्चन है सर आपका? सर मेरा BDL पे 1460 का 250 शेयर की खरीदारी है, और उसके बाद पारस है तकरीबन 250। ठीक है, पारस 250 है और BDL भी 250 है। BDL आपने लिया हुआ 1460 में, पारस कितने पे लिया है? पारस 700 पे। पारस 700 पे लिया, ठीक है। दोनों पे राय दिला देते हैं। आस्था मैम आप BDL बता दीजिए, और अंबाला मैम आप पारस बता दीजिए। BDL पे मैम क्या टिप्पणी रहेगी? 100 रुपये पर शेयर का लॉस हो रहा है, आज में 42 रुपये टूटा हुआ है, 3% नीचे है। और सर आपका नज़रिया क्या है? लॉन्ग टर्म का ही है? लॉन्ग टर्म का, ठीक है सर। और सर चूँकि डिफेंस से जुड़े हुए हैं
तो डिफेंस पर ही इन्होंने भरोसा जताया है। आस्था मैम, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी पहले? well, देखिए यहाँ पे बीडीएल को अगर हम देखते हैं तो बहुत बड़ा फॉल ऑलरेडी देख चुके हैं। कब से आ रहा है ये फॉल? ये जुलाई से आ रहा है। जब ही इसने एक हाई बनाया था 2096 का, सॉरी जुलाई भी नहीं, ये मैं मई की बात कर रही हूँ। तो मई से लेके जो एक कंटिन्यूस हमने इसमें 2029 से जो इसने एक फॉल दिखाया है और अब आ गया है ये 1361 के आसपास। तो एक बड़ा फॉल ये हमें देखने को मिल चुका है। देखिए जब ये मार्केट्स में ट्रेंड डाउन का होता है तो ये नहीं कह सकते कि आगे नहीं आएगा, लेकिन इतना जरूर बोल सकते हैं कि अब इतना बड़ा जब फॉल ऑलरेडी आ गया तो यहाँ से अब डाउन साइड थोड़ा सा लिमिटेड हो जाना चाहिए। और इसी होप में मैं इन्हें बने रहने की सलाह दूंगी, क्योंकि इतने बड़े फॉल आने के बाद एक जगह अब ये थोड़ा सा बेस पकड़ना चाहिए और वहां से एक मोमेंटम साइड की तरफ आना चाहिए। वैसे भी डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जहां पे मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये तेजी ही रहेगी, लेकिन अभी तो ये वीक है, तो थोड़ा वीक और होगा। सर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा पेशेंटली होल्ड करिए और ये आप थोड़ा मान के चलिए कि थोड़ा गिरता है तो अभी गिरने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा अभी मुझे ऐसा लगता है, होपफुली मेरा ये ठीक जाए कि 1300 से नीचे एक बार जाना तो नहीं चाहिए अनटिल अनलेस कोई बहुत ही बड़ी दिक्कत सामने आए। तो अब इतना हमने फॉल देखा है तो अभी सर क्यों निकलना है? अभी हम वेट कर लेते हैं और देखते हैं कैसा मार्केट बिहेव करता है। 1300 की एक स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप बने रहिए और मैं तो होल्ड करने की ही सलाह दूंगी, एग्जिट ना करें, क्योंकि एक बड़ा करेक्शन आ गया है स्टॉक्स में, तो यहाँ से डाउनसाइड अब लिमिटेड हो जाता है। ठीक, चलिए अब जरा पारस डिफेंस पे आप बता दीजिए मैम, और उसके बाद फिर आपसे डिस्क्लोजर लेते हैं। क्या कुछ राय रहेगी आपके पास? तो आप पर्सनली भी होल्ड कर रही हैं, आपने बताया था जी। यस तो मेरे लिए एक इन्वेस्टिंग स्टॉक है विपुल जी। एंड अभी 2-4 दिन के बाद में इसमें अगर थोड़ा ये 600-650 के आसपास का रेट अगर मुझे लगता है कि यहाँ पर हो जा रहा है तो मैं यहाँ पर फिर से थोड़ा सा एवरेज करने का मेरा तो विचार है। एंड आई एम होल्डिंग दिस स्टॉक फॉर नेक्स्ट दिसंबर तक, मतलब दिसंबर 26 तक तो मैं इसको बिल्कुल होल्ड करने के नजर से हूँ। सो पर्सनल होल्डिंग में है, इसलिए मैं ज्यादा लेवल्स तो शेयर नहीं कर सकती, बट आउटलुक जरूर मैं अपना शेयर कर सकती हूँ कि मेरा आउटलुक इस स्टॉक को लेकर के बुलिश है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक अच्छी वैल्यूएशन पर ये है, लेकिन फिलहाल महंगा है। तो उस महंगे होने की वजह से थोड़ा सा अब हम यहाँ पर ये मूवमेंट देख रहे हैं कि यहाँ पे गिरते हुए दिख रहा है, बट इट्स ए क्वालिटी स्टॉक। एंड प्लीज अलाउ मी हाफ मिनट प्लीज। मेरे सबसे पहले तो जो हमारे जो फोन लाइन पर है सर, आपको जय हिंद। और हम सभी, मैं ये बोलना चाहती हूँ, आई गॉट अ प्लेटफॉर्म। मेरे नाना जी आर्मी से रिटायर्ड हैं और उन्होंने जो 4 जंग लड़ी है, मतलब जितनी 4 लड़ाइयां हुई हैं उन सभी में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। सो वो फैमिली के साथ होना, ये एक वो जो आपने बोला ना कि जो सेक्रीफाइस जो आप लोग करते हैं उसके लिए सैल्यूट सर। नाना जी अभी मेरे मई में ही जस्ट लेफ्ट अस बिहाइंड, बट सैल्यूट टू यू ऑल। मतलब जो आप लोग करते हैं वो यहाँ बैठे हुए या फिर किसी भी और प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले का कंट्रीब्यूशन से बहुत अलग है। सो उनको याद करते हुए मेरा थैंक्स अ लॉट। उनको याद करते हुए आपको आई वुड लाइक टू गिव अ रेस्पेक्ट अगेन।